Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is Engineer Basit. Today we will start class 9 physics chapter number 1 जिसका नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जो मेजरेबल होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मेजरेबल हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन हेयर्स की बात करें तो इंसान के जो सर के बाल हैं उसे मेजर नहीं किया जा सकता, उसे हम नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपको 50 किलो की चीनी की बोरी दे देता हूं और आपको मैं कहता हूं कि आप उसके एक एक दाने को काउंट करें, तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। आप उसे काउंट नहीं कर सकेंगे, आप उसे मेजर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज हम मेजरेबल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं। उन मेजरेबल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। हम उन्हें किसी न किसी यूनिट में मेजर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का मैथ्स मेजर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे शुगर का मैथ्स मेजर करना है, तो मुझे शुगर के मैथ्स को मेजर करने के लिए मुझे कोई ना कोई यूनिट रिक्वायर्ड है। तो मैं उससे यूनिट में ग्राम में मेजर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे ग्राम में मेजर करने के लिए मैं उससे ग्राम में कैसे मेजर करूँगा? किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हम मैथ्स को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मैथ्स बैलेंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या यूज़ पढ़ेंगे? हम मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, हम यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे और हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अब आ जाते हैं अपने कंटेंट्स के ऊपर कि हम हमारे इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट कंटेंट है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, वाई फिजिक्स, हम फिजिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, और फिजिक्स की हिस्ट्री क्या है। सेकंड में हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर 2 क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोलते हैं जी बेस क्वांटिटीज, दूसरे को बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। बेस वो होती हैं जो बेसिक होती हैं और डिराइव वो होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड हुई होती हैं। ठीक है, थर्ड में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने हमें कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट्स प्रोवाइड किए। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे रीजन हैं और बहुत सारी लैंग्वेज हैं। अब अगर हम किसी और कंट्री में चले जाते हैं तो हो सकता है हम उस कंट्री की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने में मसला होगा। इसी तरह आपको पता है कि जब साइंस ने प्रोग्रेस किया, तरक्की हुई साइंस के अंदर, तो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोगों ने अपनी थ्योरीज पेश की, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज़ किया। अब मसला ये था कि एक जगह का जो साइंटिस्ट था वो दूसरी जगह की साइंटिस्ट की बातों को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है और कोई कॉमन चीज़ नहीं थी इन दोनों के दरमियान। तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो एक सेम यूनिट्स जो है मेजर करें, कोई एक सेम स्टैंडर्ड यूज़ करें। तो स्टैंडर्ड का उन्होंने यूनिट नेम दे दिया कि तमाम लोग जो है अब एक ही यूनिट को यूज़ कर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स है, अब मैथ्स को मेजर करना है तो चाहे मैथ्स को मैं अमेरिका में मेजर करूँ, चाहे मैथ्स को मैं पाकिस्तान में मेजर करूँ, तो उससे मैं ग्राम्स में ही मेजर करूँगा। ठीक है, तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स दे दिए ताकि हम किसी भी चीज़ को इजीली मेजर कर सकें और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है किसी दूसरे बंदे के साथ जो किसी और मुल्क का साइंटिस्ट है हम उससे शेयर कर सकें। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब मकसद क्या था? बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जिस तरह आपको पता है कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत लार्ज वैल्यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूँ कि 25 करोड़ है, अब 25 करोड़ को प्रोनाउंस करने के लिए भी मैं बोलूँगा 25000000 एंड सो ऑन, तो वो एक मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो इनको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए और इजीली इनको राइट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? प्रीफिक्सेस हम ऐसे वर्ड्स और लेटर्स को बोलते हैं जो यूनिट से पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ग्राम एक यूनिट है और मैं कहता हूँ कि 10,000 ग्राम। अब 10,000 ग्राम फिर एक बड़ी वैल्यू है, इसको मैंने इजी अंडरस्टैंड करना है तो मैं 10,000 ग्राम को किसी प्रीफिक्स में जो है कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मुझे किसी प्रीफिक्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम किलो एक प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे। किलो की जो वैल्यू होती है वो 1000 होती है, हम 1 किलो को बोलते हैं कि वो 1000 ग्राम की इक्वल है। ठीक है, तो इजीली फिर मैं अब 10,000 ग्राम को जो है किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि 10,000 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 10 किलोग्राम, क्योंकि 1000 जो है वो 1 किलो के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रीफिक्सेस को यूज़ करके अपनी जो वैल्यू है उससे हमने इजी कर दिया। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 की पावर्स में यूज़ करते हैं वैल्यू को। जिस तरह फॉर एग्जांपल 2500 है, उससे मैं लिख सकता हूँ 2.5
इंटू 10⁻³ ठीक है। तो मतलब हम 10 की पावर्स में लिख के अपनी बड़ी से बड़ी वैल्यू को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे राइट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं और हम उन्हें कैसे मेजर कर सकते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि कोई भी अगर वैल्यू हमें पता है तो उसमें कौन कौन से डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और हम उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक नंबर बताता हूँ कि 2500 एक नंबर है, ठीक है, और 2500 एक नंबर है, 2500 के अंदर तमाम जो डिजिट्स हैं ना वो सिग्निफिकेंट है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैं आपसे 2500 रुपीज़ लेता हूँ और अगर 250 वापस करता हूँ तो फिर इट शुडंट बॉदर यू अगर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू में कुछ फिगर्स सिग्निफिकेंट होते हैं और कुछ फिगर्स नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर मैं 2500 के शुरू में 2 ज़ीरो लगा देता हूँ तो वो जो 2 ज़ीरो होंगे ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। या इस तरह समझ लें कि जिस तरह पेपर दे रहे होते हैं और आपका रोल नंबर 1 है लेट्स सपोज, और जिस पेपर में आप अपीयर हुए हैं उसमें लाखों बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको जो रोल नंबर के आगे बॉक्सेस दिए हुए हैं 5 दिए हुए हैं। अब आपका रोल नंबर 1 है तो आप उसके 4 बॉक्सेस जो पहले वाले होंगे ना आप उनमें आप 0 0 फिल कर देंगे। अब वो जो ज़ीरो आपने फिल किया है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि वो ज़ीरो आपने स्पेसिंग के लिए यूज़ किए हुए हैं ताकि वो जो जगह थी वो फिल हो जाए, वहाँ पे स्पेसिंग आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो हम इस टॉपिक के अंदर ये रीड करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारे कंटेंट्स है। अब जो आज का मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स जो 1.1 है उसे हम स्टडी करते हैं। अच्छा, फिज़िक्स के बारे में अगर हम सोचें तो फिज़िक्स बेसिकली क्यों है, क्या है, इसका हम जो स्टार्ट है ना अपने आप से करते हैं। हम अपने आप से इस चीज़ के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपको पता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने सुपीरियर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा है, हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है। हमें अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया? क्योंकि हम लोग सोचते हैं, हम अपनी इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझते हैं, हम उनके बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है, हम उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ लग जाते हैं, ठीक है, हम गौर व फिक्र करते हैं। और बाकी अल्लाह ताला की कोई मखलूक ये काम नहीं करती, कोई और मखलूक जो है वो एजुकेट नहीं होती, एजुकेशन हासिल नहीं करती। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं, अपना चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो इंसान की नेचर हमेशा से ऐसी ही है। इंसान ने जब से होश संभाला उसने अपने इर्द गिर्द के जो यूनिवर्स में जो भी मौजूदात हो रहे हैं, जो भी वंडर्स हो रहे हैं, वो हमेशा उससे बड़ा इंस्पायर हुआ है। वो हमेशा ये सोचता रहा है कि यार कि जो सूरज है वो हमेशा एक ही तरफ से क्यों निकलता है, वो हमेशा शाम के वक्त एक ही तरफ जाके क्यों गरूब हो जाता है, रोज़ दिन और रात क्यों होते हैं, बारिश कैसे हो जाती है, बारिश क्यों होती है, ये जो हमारे सर के ऊपर इतना बड़ा आसमान है, जहाँ तक हम देखें हमें आसमान नज़र आ रहा होता है, ये बगैर किसी सपोर्ट के कैसे खड़ा हुआ है, ये हमारे सर के ऊपर आके क्यों नहीं गिर जाता। तो इंसान ने इस तरह की जो चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखी तो उसने इसके बारे में सवालात किए और इन सवालात के आंसर्स को फाइंड करने के लिए उसने ऑब्जर्वेशंस करी और ऑब्जर्वेशंस के लिए उसने रीजनिंग्स जो है वो तलाश करनी शुरू कर दी। यानी कि उसने इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसने उनके आंसर के लिए लॉजिकल रीजनिंग शुरू कर दी। तो वो नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से आता है उसे साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो और ये जो साइंस है ये लैटिन वर्ड साइंटिका, जिसको साइंसिया भी बोलते हैं, उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक हो गया। अब 18th सेंचुरी तक लोगों ने जितनी भी नॉलेज जो है गेन की, जितनी भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की, जितना भी उन्होंने स्टडी की, वो तमाम जो स्टडी थी वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर लाई करी थी। यानी कि 18th सेंचुरी के अंदर इंसान जो भी पढ़ रहा था, जो भी इंफॉर्मेशन जो है गेन कर रहा था, जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जो भी ऑब्जर्वेशंस कर रहा था, जो भी थ्योरीज पेश कर रहा था, वो तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर लाई करी थी, जिसका नाम था नेचुरल फ़िलासफ़ी। यानी कि 18th सेंचुरी तक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जिसका नाम था नेचुरल फ़िलासफ़ी। फिर जैसे जैसे स्टडी में इंक्रीज़ आता गया, लोगों की स्टडी जो है वो इंक्रीज़ होती गई, टाइम गुजरता गया, तो क्या हुआ, टाइम के साथ साथ हमने इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जिसका नेम है जी फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है।
अब फिजिकल साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कि अगर आप लिविंग थिंग्स की स्टडी की बात कर रहे हैं तो जो इंसान लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे उसको उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस का नाम दे दिया, और जो इंसान नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे थे उन्होंने उसे फिजिकल साइंस का नाम दे दिया। फिर जब 19th सेंचुरी बिगन हुई, 19th सेंचुरी के अंदर हमने फिजिकल साइंसेस को, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की बात है, नॉन लिविंग थिंग्स अब देखें बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जिस तरह एयर है। अब एयर चलती है, ट्रैवल करती है, तो ये चलने की, ट्रैवल करने की प्रॉपर्टी तो लिविंग थिंग की है, लेकिन एयर जो है हाँ, सांस नहीं लेती, एयर जो है रिप्रोड्यूस नहीं करती, तो ये जो प्रॉपर्टी है नॉन लिविंग थिंग है। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने क्या किया, आसानी के लिए, इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, हमने नॉन लिविंग थिंग्स को भी फर्दर 19th सेंचुरी के अंदर 5 टाइप्स में, 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। अब वो 5 ब्रांचेस क्या थी? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मीटरोलॉजी। फिज़िक्स क्या होती है? फिज़िक्स बेसिकली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। हम फिज़िक्स में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिवर्स के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं, और वो मटेरियल्स किस चीज़ से बने, यानी कि हम कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, और कंपोजिशन ऑफ मैटर के उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, हम उनके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। फिर थर्ड में एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करते हैं कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, और तमाम जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो बाहर जो भी दुनिया है, हम उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो तमाम चीज़ें एस्ट्रोनॉमी में लाई करती हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, तो तमाम चीज़ों के बारे में जो स्टडी होगी वो तमाम चीज़ें एस्ट्रोनॉमी के अंदर लाई करेगी। फिर जियोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो जियोलॉजी के अंदर लाई करता है। और जो लास्ट में मीटरोलॉजी होती है इट इज़ अ स्टडी ऑफ अर्थ एटमोसफियर। अगर हम अर्थ एटमोसफियर की स्टडी कर रहे हैं, हम वेदर फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं कि यार कल जो है सुबह अगर हम पढ़ते हैं कि सुबह 12 बजे बारिश होनी है, हमें पता चल जाता है, तो ये मीटरोलॉजी का है कि वेदर फोरकास्टिंग हो रही है कि यार महीने बाद जो है हमें पता चल जाता है, आज बैठे हुए घर मोबाइल को यूज़ करते हुए पता कर लेते हैं कि कल बारिश है या नहीं है, अच्छा इस तारीख को बारिश होगी कि नहीं होगी, कितना टेम्परेचर होगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मीटरोलॉजी के अंदर लाया कर रही होती हैं। तो 19th सेंचुरी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि उसमें हमने ये ब्रांचेस जो थी ना डील किया। अब इन तमाम ब्रांचेस के अंदर जो सबसे फंडामेंटल ब्रांच है ना वो फिज़िक्स है। फिज़िक्स को आप डिटेल में स्टडी करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। फिज़िक्स बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरएक्शन, और इनका जो इंटर रिलेशनशिप है, इंटरएक्शन है, हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि फिज़िक्स में हम ये स्टडी करेंगे हम कैसे मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक ये पॉसिबल तो नहीं हुआ, हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग मैकेनिकल एनर्जी होती है, हम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली जो प्रोड्यूस हो रही है एक मैटर से प्रोड्यूस हो रही है ना, तो मैटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से फिर आगे कोई और टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन हम अभी तक एनर्जी से मैटर में कन्वर्जन जो है वो उसके काबिल नहीं हुए, हम उसको अचीव नहीं कर पाए। अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो डैट वुड बी अ मिरेकल फॉर द होल वर्ल्ड। कैसे? अब आपको पता है आजकल हम दुनिया में बैठे हुए किसी भी शख्स से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल हुआ ये बात करना? हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रैवल करती हैं पूरी यूनिवर्स में, सॉरी पूरी अर्थ के अंदर, तो इजीली हम दुनिया में किसी भी बैठे हुए शख्स से बात कर सकते हैं। अब अगर एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो जाए तो क्या होगा कि जिस तरह हमारी साउंड वेव दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, वैसे ही कोई भी मैटर यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो विद इन सेकेंड, जिस तरह साउंड वेव ट्रैवल कर रही है ना, इसी तरह वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी विद इन सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेगा। कैसे? कि हम उस एनर्जी को, उस मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल वो लाइट एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10 की पावर्स में होती है। तो वो विद इन सेकेंड्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैटर ट्रैवल कर जाएगा, और जब वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा वहाँ पे दोबारा हम उस एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी शेप रिस्टोर हो जाएगी। तो अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो डैट वुड बी अ मिरेकल फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो फिजिक्स में हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर आप ये बात करें कि आज से पहले, अगर हम सदियों पहले की बात करते हैं, तो इंसान के पास रहने को घर नहीं था। ठीक है, वो जंगलों में रहता था, फिर उससे ये
ज़रूरत महसूस हुई कि उसने देखा कि बारिशें होती हैं, वेदर्स जो हैं वो मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर बना लिए अपने आप को ढांपने के लिए, अपने बॉडी को ढांपने के लिए उन्होंने कपड़े बना लिए जिसको वो अपने बॉडी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करते कि हमारी जो आज दुनिया में जितनी भी प्रोग्रेस आई है वो मोस्टली जो प्रोग्रेस है वो फिज़िक्स की वजह से आई है। हमने फिज़िक्स के अंदर इन्वेंशंस की, जो फिज़िक्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हमने यूज़ किया और उसको यूज़ करके हमने इन्वेंशंस की और डिस्कवरीज की और नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट किया। फॉर एग्जांपल अगर हम कार की बात करते हैं, जो व्हीकल्स जो व्हीकल्स होती हैं जो रोड पे चल रही होती हैं इनकी बात करते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर बेस कर रही हैं। प्रिंसिपल मैकेनिक्स फिजिक्स के अंदर हम इन्हें स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब है कि हम इस ऑब्जेक्ट की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या, इसका कॉज क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करती है, मोशन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं और इसका इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। इस तरह जो रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा होता है, हमारा गर्मी में भी हमें ठंडा पानी मिल रहा होता है, तो वो डील करता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ, थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो मोशन ऑफ हीट जो होती है उसे हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ये भी एक अलग से फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, तो जो जितनी भी प्रोग्रेस हुई है ना आज के दौर में, वो तमाम जो मोस्टली जो प्रोग्रेस है वो फिजिक्स के ऊपर बेस कर रही है और फिजिक्स एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स की बात की जाए तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी तो फिजिक्स के ऊपर बेस नहीं कर रही। कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं होगी शायद कि जो फिजिक्स के ऊपर ना चलती हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई भी काम ले लें दुनिया के अंदर, अगर आप पुली की बात करते हैं, पहले ज़माने में ऑब्वियसली हर चीज़ इंसान को खुद लिफ्ट करनी पड़ती थी। जैसे ही पुली इन्वेंट हुई तो अब इजीली पुली से जितना मर्जी ज़्यादा वेट हो आप उससे कम से कम फोर्स लगा के उससे आप जो है लिफ्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमने इन्वेंट कर दी, फिजिक्स ने इन्वेंट की, हम इन्वेंट करके दी हमें, हमने प्रिंसिपल यूज़ किए और हमने इलेक्ट्रिसिटी जो इन्वेंट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी ने हमें क्या किया, हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया। हमें सिर्फ लाइट और एनर्जी ही नहीं मिली बल्कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके डिफरेंट जो है उससे मैकेनिकल एनर्जी भी यूज़ की है। मतलब हमने मोटर्स चलाई, हमने जो है डिफरेंट टर्बाइंस चलाए उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। फिर जो हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो इम्प्रूव हुई। जैसे पहले इंसान पैदल सवारी करता था या घोड़े पे सवारी करता था, अब उसने क्या किया, व्हीकल्स इन्वेंट कर ली। उसने एरोप्लेन इन्वेंट कर लिए कि अब वो हवा में उड़ सकता है। उसने पानी के ऊपर ट्रैवल करने के लिए उसने बोट्स इन्वेंट कर ली, बहरी जहाज़ इन्वेंट कर लिए। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो पहले इंसान को अगर उसने किसी दूर दराज इंसान से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो वो उससे ख़त लिखता था या फिर डाक के ज़रिए उसको अपना जो भी मैसेज है वो सेंड करता था। लेकिन आज क्या हुआ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आ गई। हमने किसी बंदे से अगर बात करनी है तो हम इजीली उसको कॉल करके उससे बात कर सकते हैं और इवन दुनिया के किसी भी कोने के इंसान को हम उसकी शक्ल भी देख सकते हैं। तो यानी फ़िज़िक्स ने क्या किया, फ़िज़िक्स ने हमारी पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। ठीक है, तो हम किसी भी इंसान को देख सकते हैं, किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं और किसी भी इंसान को ढूंढ सकते हैं। अगर मुझे कोई भी जगह ढूंढनी हो तो मैं नेट पे इजीली जो है उसको सर्च करूँगा और मुझे वो जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो फिज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आ गई। अगर आप अपनी बात करें, जो हम खाना खाते हैं, अगर फिज़िक्स इसमें इन्वॉल्व ना हो तो हम खाने को ना खा सकें, हमें ना पता चले कि हमारे जो फूड है वो किस तरीके से हमारे माउथ के अंदर स्मॉल पीसेस में टूट जाता है और किस तरीके से वो स्वेलो हम लोग उसे करते हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करती है। तो ये तमाम चीज़ें फिज़िक्स के ऊपर बेस कर रही हैं। अगर फिज़िक्स ना होती तो हम ज़मीन पर चल ना सकते, अगर फिज़िक्स ना होती तो हम बैठ ना सकते। ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेविटी के ऊपर बेस कर रही है। अगर फिज़िक्स ना होती तो हम बात ना कर सकते। तो ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, चले अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर इंसान को फिज़िक्स नहीं आती ना, अगर इंसान को फिज़िक्स का नहीं पता तो इंसान अपने बारे में नहीं जान सकता, इंसान अपने खुदा के बारे में नहीं जान सकता। इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर फिज़िक्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट योर गॉड। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके दिल में जो भी सवालात होते हैं कि हमें किसने पैदा किया, ये तमाम चीज़ें पैदा करने वाला कौन है, ये चीज़ें कब पैदा हुई थी, ये चीज़ें कब डिस्ट्रॉय होंगी, इन्हें कौन डिस्ट्रॉय करेगा, उसके अलावा सूरज कैसे निकल रहा है। जो बच्चे सवाल करते हैं कि अगर जो गॉड है उन्हें किसने पैदा किया, क्या ये जो तमाम चीज़ें हैं ये वैसे ही चल रही हैं, क्या इन्हें कोई पैदा करने वाला है। तो ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फ़िज़िक्स नहीं आती, आप फिज़िक्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, तो यू कैन नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके रिलीजियस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस की बेस पे जो है रिलीजन्स है कि लोगों ने सोचा कि खुदा कौन है, और फिर ऑब्वियसली आपको इस तमाम डिटेल्स पता हैं, इनकी तरफ नहीं जाते। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स जो है बेसिकली वो एक मेजर ब्रांच है जिसको
हमारे लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम, अगर हमें ज़िंदगी के बारे में समझना है, अपने बारे में अंडरस्टैंड करना है, अपने रिलीजन के बारे में अंडरस्टैंड करना है, अपने बनाने वाले के बारे में अंडरस्टैंड करना है, तो हमें फिज़िक्स के बारे में फिज़िक्स पढ़नी होगी, हमें अपनी आने जो इर्द गिर्द की चीज़ें उनके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ऑब्वियसली जहाँ पर ये तमाम चीज़ें हमने इन्वेंट की, जहाँ पे तमाम चीज़ें जो है इन्वेंट हुई, जहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्हांसमेंट आई, साइंस ने प्रोग्रेस किया, वहाँ पे एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी आए। ऑब्वियसली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो फिज़िक्स की इन्वेंशन की इसकी वजह से हमें दो मेजर डिसएडवांटेज सामने हमारे सामने आए। एक को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, हमने अपनी उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो डिटेरिएट होने शुरू होगी, उसको पॉल्यूट होने शुरू इन्वायरमेंटल जो है पॉल्यूट होने शुरू होगी। ठीक है। सेकेंड जो मेन डिसएडवांटेज है वो है डेडली वेपन्स का। जैसे जैसे हमारी जो है साइंस ने प्रोग्रेस की, हमने डेडली वेपन इन्वेंट कर ली। आपको याद है होगा कि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसमें अमेरिका और जापान का जो टाकरा हुआ था, तो अमेरिका ने एटॉमिक बम्स का यूज़ किया था, और जो जापान की जो दो मेजर सिटीज़ हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, उसमें ये हुआ कि उसमें आज तक कहते हैं लोग कि वहाँ की जो ज़मीन है वो इनफर्टाइल है, वहाँ पे जो है काश्तकारी नहीं कर सकते, और वहाँ पे जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। ठीक है। तो इस जहाँ जहाँ पे साइंस ने प्रोग्रेस की वजह से जहाँ पे एडवांटेजेस हैं, वहाँ वहाँ पे डिसएडवांटेज भी हमें नज़र आते हैं। फिर अब आगे आते हैं हम लोग ब्रांचेस के ऊपर। फिजिक्स को हमने 9 ब्रांचेस के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। 9 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो मैकेनिक्स में हम क्या डील करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में डील करते हैं, ये मोशन की कॉजेज़ क्या हैं, वो किस वजह से मोशन होती है, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम, इन 3 चीज़ों को हम मैकेनिक्स में डील कर रहे होते हैं। हीट क्या है, हीट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र एंड द इफ़ेक्ट ऑफ हीट। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं कि हीट जो है उसकी नेचर क्या है, यानी कि हीट क्या होती है, और हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, और उस हीट के ट्रांसफ़र होने से, उस हीट के होने से इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को हम हीट में स्टडी करते हैं। थर्ड ब्रांच है साउंड। साउंड में हम स्टडी करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। तो इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं। साउंड वेव्स की फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस हुई, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या वो कौन सी टाइप की वेव है, क्या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है साउंड वेव की। इनको हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। फिर फोर्थ में हम अंडरस्टैंड करते हैं लाइट के बारे में। फोर्थ जो ब्रांच है वो लाइट है। लाइट डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। इसमें भी मेन वही साउंड वाले जो है कंटेंट्स हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रोडक्शन कैसे हुई लाइट की, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है लाइट की, और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी लाइफ के अंदर। फिर जो फिफ्थ ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन, इट्स इफेक्ट्स एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। तो इसमें भी 3 चीज़ें पढ़ते हैं कि चार्जेस की स्टडी करते हैं रेस्ट के ऊपर भी और मोशन के ऊपर भी, उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर चार्जेस रेस्ट पर हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, अगर मोशन में है तो उससे क्या इफेक्ट होगा, और उसका मैग्नेटिज्म का जो रिलेशनशिप है उससे हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। फिर सिक्स्थ है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। तो इसमें हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस चीज़ के अंदर होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। अच्छा, ऑर्बिट्स क्या जो है उसकी एनर्जी कितनी होती है, और एटम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एटम्स क्या तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं या डिफरेंट होते हैं, क्यों डिफरेंट होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं। फिर सेवन्थ ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड पार्टिकल्स इन न्यूक्लाई। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और बिहेवियर पढ़ते हैं न्यूक्लाई का, यानी कि न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लाई, और न्यूक्लाई के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लाई के अंदर पार्टिकल्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, तो हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। और ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंजिंग आ रही है, जो हम रेडिएशंस हो रही हैं व्हाट्सएवर, हम उन्हें भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही डील कर रहे होते हैं। फिर आगे है एट्थ ब्रांच, वो है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा फोर स्टेट ऑफ मैटर होती है, इसको आप आयनिक स्टेट भी बोलते हैं। तो इसकी ब्रांच के अंदर हम लोग उसकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये आयनिक स्टेट यानी कि ये प्लाज्मा स्टेट कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और जो लास्ट ब्रांच है वो है
जियोफिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अगर हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, कि माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, प्लेन्स के बारे में पढ़ना है, तो वो जियोफिजिक्स के अंदर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। If you have any question, please ask in comment section. Also, feel free to give suggestions for improvement. If you want to get more videos like this, please subscribe to our channel and press the bell icon so that you can get more videos.